मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? सभी बच्चे सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। कहां कहां तक? कॉन्जुगेशन हो गया ना? मॉड्यूल पेज नंबर 25 पर आप हैं। यहां आपको बैक्टीरिया के कुछ नुकसान और कुछ फायदे दिए गए हैं। पहले पेज पर आपको इकोनॉमिक इंपोर्टेंस लिखा है। ये एक्चुअली पहले पेज पे नहीं, ये दूसरे पे होना चाहिए था, क्योंकि नुकसान इकोनॉमिक इंपोर्टेंस नहीं होते। लेकिन आपको समझ में आ गया कि वहां होना चाहिए, कोई काटापीटी ना करे। बेटा एक काम करते हैं, पहले नुकसान की बातें करते हैं। मैं बीमारी का नाम बोलूंगा, आप बैक्टीरिया का नाम बोलेंगे बिना देखे। लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, टाइफॉइड, कोलेरा। गजब। एनिमल में एक ही याद रखेंगे, एंथ्रेक्स। प्लांट में 3 याद रखेंगे, सिट्रस कैंकर, क्राउन गोल्ड डिजीज और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। नीचे आपको एक नोट लगाया है जिसपे लिखा है कि प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव बट नॉट स्पोर फॉर्मिंग। मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट सुने, उसके बाद और डिटेल से समझाता हूं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया शुड बी कैप्सुलेटेड बट नॉट स्पोर फॉर्मिंग। मैं रिपीट करूंगा, पैथोजेनिक बैक्टीरिया शुड बी कैप्सुलेटेड बट नॉट स्पोर फॉर्मिंग। स्पोर वाले नहीं होने चाहिए। क्योंकि कैसे? मान लीजिए कोई बैक्टीरिया मेरे अंदर एंटर कर रहा है, तो उस बैक्टीरिया को क्या मेरे अंदर जाने पर फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा? नहीं। किसी दूसरे की बॉडी में जाएगा तो फेवरेबल कहां होगा? जब फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं होगा और स्पोर वाला होगा तो स्पोर बना लेगा। क्या कभी जिंदगी में स्पोर से निकल के बाहर आ पाएगा? तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैप्सूल वाला होना चाहिए, स्पोर बनाने वाला नहीं। ये लिखा है यार। अरे समझे कि नहीं यार? पहुंच गया बेटा? नीचे डीनाइट्रिफिकेशन आ रहा है जो आप चुके हैं पढ़। थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, सूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस। ऐसी बैक्टीरियल डिजीज के नाम बताओ जो गंदा पानी पीने से होती है। टाइफॉइड, कोलेरा, डिसेंट्री, इन्हीं के बैक्टीरिया जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं। नेक्स्ट आता है बायो वेपन। कोरोना के बाद हर एक जान चुका है कि बायो वेपन किसे कहते हैं। जब बायोलॉजिकल एजेंट को एज ए वेपन यूज किया जाता है, हथियार के रूप में यूज किया जाता है, तो उसे बायो वेपन के नाम से पुकारा जाता है। तो बेटा यहां आजकल इस तरह से बायोलॉजिकल एजेंट्स को एज ए वेपन यूज किया जा रहा है। कई कंट्रीज ने अपने पास इस तरह के वेपन तैयार कर रखे हैं। ऐसा माना जाता है, ऑथेंटिकेटेड तो नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि चाइना के पास कोरोना तो एक लीक हुआ है, ऐसे तो 1500 वायरस और हैं जो आगे चलकर भारी पड़ सकते हैं। ये तो एक गलती से लीक हो गया, अपने पास भी होगा ऐसे कोई कहते थोड़ी बेटा। आगे चलो, यूजफुल एक्टिविटीज। पहले 3 पॉइंट नाइट्रोजन साइकिल के ही हैं। अमोनिफिकेशन, बैसिलस वल्गेरिस आपने पढ़ लिया है। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर चुके हैं पढ़। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बेटा यहां पर सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक दोनों तरह से है। एग्जांपल्स आपने पढ़े हैं, राइजोबियम, एजोराइजोबियम, एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम ऐसा बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक दोनों तरह से नाइट्रोजन फिक्स करता है।
और जब ये सिम्बायोटिक होता है तो लूज सिम्बायोसिस करता है, डीप टिश्यूज में नहीं जाता बेटा, बाहर बाहर रहता है। फ्रेंकिया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपको सर ने इस बार शायद पूछा भी है। फ्रेंकिया ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है, ये एक्टिनोमाइसिटीज है, ये माइकोबैक्टीरिया है। माइकोबैक्टीरिया लिख ले अगर नहीं लिखा हो तो, मॉड्यूल में लिख लो अगर नहीं लिखा तो, माइकोबैक्टीरिया फ्रेंकिया। फ्रेंकिया के लिए मैंने 3 बातें बोली है, फिलामेंटस बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और माइकोबैक्टीरिया। ठीक, नीचे नीचे हम जाएं उससे पहले ध्यान दो, फ्रेंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोसिस कर रहा है, कैजुरीना और एलनस। ये नाम याद रखना, कैजुरीना और एलनस। ए सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग के अंदर टिक टिक कर लो, क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, बेजरनिकिया, रोडोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम। बस सारे कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जो इंपॉर्टेंट है वो है, नीचे नोट लगाया है जो प्लांट फिजियो की एनसीईआरटी से लिया है। एजोटोबैक्टर और बेजरनिकिया एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर है, और रोडोस्पाइरिलम है एरोबिक, है ना बेटा। आपको सर ने ये बता दिया है कि एजोटोबैक्टर ऑब्लिगेट एरोबिक है, फिर भी नाइट्रोजन फिक्स कैसे कर लेता है। कुछ चेंबर ओपेनॉइड वगैरह सर ने आपको समझाए शायद, तो वो आपको सर ने वहां क्लियर कर दिया है। हम आगे डेयरी चल रहे हैं, दही बना लें। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस में से कोई एक लेंगे तो बन जाएगा। नीचे एक नोट लगाया LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विटामिन B12 को प्रोड्यूस करते हैं और साथ के साथ ऐसे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं जो डिजीज कोज करते हैं। तो आप खाते हो बेटा दही? दही में पानी या पानी में दही? आनंद लीजिए इसका। शायद मैंने पहले भी कहा है, मैं रिपीट करूंगा, अगर आपको 2 ही बातें बेटा, अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं है तो इतनी हिम्मत रखो कि उसे बदल दो, और नहीं बदल सकते, और अगर नहीं बदल सकते तो उसका आनंद लीजिए। कोई परिस्थिति, कोई चीज ऐसी जो हमें पसंद नहीं आती, तो या तो हम उसे बदल दें, नहीं बदल सकते तो फिर आनंद लीजिए। परेशान होने से क्या फायदा है? परेशान होने से तो चीजें और खराब होती है। आगे बढ़ो, एंटीबायोटिक की बातें करते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, फर्स्ट डिस्कवर्ड, पेनिसिलियम नोटेटम से मिलती। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ब्रिटिश आर्मी में डॉक्टर थे, स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, अचानक बीच में डिस्कवरी हो गई, सेरेंडिपिटी कहते हैं, बाय चांस डिस्कवरी है। फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से मिलती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस नाम के बैक्टीरिया से मिलती है बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस एक्टिनोमाइसिटीज है, ये भी फंजाई है, ये भी, लेकिन प्रोकैरियोट इसलिए बैक्टीरिया, लेकिन प्रोकैरियोट इसलिए बैक्टीरिया। आओ बेटा इंडस्ट्री चले, पहले वाइन को खट्टा करो। यहां एसिटोबैक्टर एसिटाई जो कि एरोबिक फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया मैंने लिखाया था बेटा आपको। रेटिंग ऑफ फाइबर, रेटिंग ऑफ फाइबर का क्या मतलब है? लकड़ी के लट्ठे पड़े हैं, लट्ठे, लट्ठे कहते हैं, क्या कहते हैं उनको? पहले ठंड रखो आराम से। लठ तो छोटा फॉर्म होता है बेटा, मोटे जो तने होते हैं ना, स्टेम्स, उनको लट्ठे कहा जाता है ना बेटा।
अब उस पे आप एक काम करो, पानी छिड़क दो और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया को छोड़ दो। ये डीकंपोजर है, वहां उसको खाएगा खाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पैरेन्काइमा जल्दी खत्म हो जाता है, मतलब जल्दी डिकम्पोज हो रहा है। जैसे ही खाते 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 जाइलम फाइबर फ्लोएम फाइबर तक पहुंचे, एकदम अल्कोहल डाल के उन सबको मार दो और अंदर से जाइलम फ्लोएम फाइबर को एक्सट्रैक्ट कर लो। इस तरह से बैक्टीरिया की हेल्प से फाइबर एक्सट्रैक्ट करना रेटिंग ऑफ फाइबर कहलाता है। फ्लेवरिंग ऑफ टी एंड टोबैको लीव्स, ये बिहार पीएमटी में पूछ लिया गया है। बैसिलस मेगाथीरियम और माइक्रोकोकस कॉन्डिसेंस पहले कभी आया था जब स्टेट पीएमटी हुआ करती थी, लेकिन तब से अभी तक भी मॉड्यूल में है। बालक नादान है ये, इसको साइड में ले जाके समझाना आज। विटामिन प्रोडक्शन, विटामिन B2 क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, विटामिन B12 प्रोपिनियोबैक्टीरियम बैसिलस मेगाथीरियम, विटामिन E एंड K, ई कोलाई। टिप्स पे आ जाना चाहिए, टिप्स पे। अरे ये गंगा की शुद्धता का कारण क्या है बेटा? गंगा रिवर, गंगा क्या कर क्या रहे हो इधर? एक बैक्टीरिया है डेलो विब्रियो बैक्टीरियो वोरस, ये अपने डेलो विब्रियो बैक्टीरियो वोरस, बी साइलेंट है बेटा वहां, बडेलो नहीं है। डेलो विब्रियो बैक्टीरियो वोरस, ये अपने आसपास ऐसे केमिकल सिक्रीट करता रहता है जिससे कि डिजीज वाले बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। एक तरह का एमेंसलिज्म है। साथ में ये भी लिखो, बैक्टीरियोफेज आल्सो प्रेजेंट इन गंगा रिवर वाटर। Bacteriophage also present in Ganga river water. गंगा के पानी में बहुत वायरस है, फिर भी प्योर है, क्योंकि वायरस होस्ट स्पेसिफिक होता है। वो बैक्टीरिया के लिए इम्प्योर है, हमारे लिए तो प्योर है। नहीं समझे? बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे अटैक करता है, हमारे ऊपर नहीं करता बेटा, मेरा कहने का मतलब समझे। आगे बढ़े, पॉल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया ई कोलाई, बैक्टीरिया फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम। क्या मैंने आपको लिखा दिया मोस्ट स्टडीड बैक्टीरिया? गजब। तो इस तरह से आज यू बैक्टीरिया हमारे बीच। आओ ब्लू, अरे ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर आप टू किंगडम सिस्टम के हिसाब से देखते हो तो ब्लू ग्रीन एल्गी प्लांटी थैलोफाइटा, थैलोफाई साइनोफाइसी में रखी गई थी। ओहो, कहा था ना मैंने आपसे, एल्गी है ये, एल्गी है ये। मिक्सोफाइसी साइनोफाइसी, जहां मिक्सो आता है उसका मतलब स्लिपरी होता है, स्लाइम होता है। मिक्सो का मीनिंग स्लाइम से है, स्लिपरी से है। लेकिन जब हमने इसकी सेल को देखा तो प्रोकैरियोटिक सेल इसके पास है। कह देना इससे, कर ले जो करना है, तेरे मन में आए जो कर, आना तो पड़ेगा। किधर बुलाओगे? मोने, और जो मोनेरा में आता है बैक्टीरिया कहलाता है। क्या यहां बुलाकर आपने इसका नाम
साइनोबैक्टीरिया दिया है, साइनोबैक्टीरिया। ये वो है, ये जो फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किए थे बेटा। इनका हैबिटेट देखें तो मोस्टली फ्रेश वाटर में होते हैं बेटा। बाकी मराइन वाटर टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं, लेकिन मोस्टली फ्रेश वाटर। सब बच्चों ने यू बैक्टीरिया पढ़ लिया है और साइनोबैक्टीरिया हम पढ़ रहे हैं आराम से। क्या आप जानते हैं कि यू बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को क्रोमेटोफोर कहते हैं? क्या यू बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर को रखने के लिए कोई क्लोरोप्लास्ट होता है क्या? और जब कोई रखने वाला नहीं है तो क्या बिखरे बिखरे होते हैं? कोई रखने वाला नहीं होता तो बिखरे बिखरे रहते हैं बेटा, याद रखेंगे आप। आज वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है इसका, इसलिए। अच्छा, वो तो पहले ही तेज बोलते हैं और वॉल्यूम भी बढ़वा दिया। अच्छा, मतलब दूर 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 तक आवाज जानी चाहिए। मजा नहीं आ रहा कहा जा, बहुत बढ़िया। साइनोबैक्टीरिया में भी पिगमेंट्स को क्रोमेटोफोर ही कहा जाता है, लेकिन यहां पर इनको रखने के लिए कोई आ गया, थाइलेकोइड बेटा। थाइलेकोइड, क्लोरोप्लास्ट बनने की शुरुआत, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड एक प्रकार से मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, और इस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के ऊपर पिगमेंट 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 बंच, ये बंच क्रोमेटोफोर है। थाइलेकोइड के ऊपर पिगमेंट 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 बंच, पिगमेंट पिगमेंट बंच, पिगमेंट। और इस तरह के बंच ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट बंच, पिगमेंट, ये यू बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में ये थाइलेकोइड के ऊपर रहते हैं, क्योंकि वहां कोई रखने वाला आ चुका है। क्या यहां नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है? क्या यहां H2O फोटोलाइसिस एब्सेंट है? लेकिन क्या साइनोबैक्टीरिया में अब ऑक्सीजेनिक हो रहा है? यहां पर H2O फोटोलाइसिस आ चुका है। यहां के पिगमेंट्स मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए नहीं लिखूंगा। यहां के पिगमेंट्स लिखे जा रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रीन, क्लोरोफिल ए ग्रीन, कैरोटीनॉइड येलो, फाइकोसाइनिन ब्लू, फाइकोइरिथ्रीन रेड। क्या फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रीन को मिलाकर फाइकोबिलिन कह दूं बेटा? बिल्कुल ऐसा ही पिगमेंट सिस्टम आगे चलकर रेड एल्गी में मिलेगा। रेड एल्गी के पास भी क्लोरोफिल ए होगा, कैरोटीनॉइड होगा, फाइकोसाइनिन होगा, फाइकोइरिथ्रीन होगा, लेकिन सी नहीं, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रीन। यहां सी है क्योंकि साइनोफाइसी है, साइनोबैक्टीरिया है, वहां आर है क्योंकि रोडोफाइसी है। इसका मतलब रेड एल्गी का पिगमेंट सिस्टम ब्लू ग्रीन एल्गी से मैच करता है। कह देना बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद अगर कोई एल्गी आई है तो रेड एल्गी है। अगर एवोल्यूशन में ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद कोई एल्गी आई तो रेड एल्गी है, ये याद रखेंगे आप।
बताओ मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी, ब्लू ग्रीन, सेकंड मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी, फर्स्ट मोस्ट प्रिमिटिव यूकैरियोटिक एल्गी, रेड एल्गी। तीनों बातें पहुंच रही है। जिनके पास फाइकोसाइनिन फाइकोरिथ्रिन होता है वो एक स्पेशल कलर चेंज इफेक्ट शो करते हैं जिसे गॉडिकोज इफेक्ट कहते हैं, जो आगे चलकर मैं रेड एल्गी में आपको बताऊंगा। बेटा याद रखें, यहां पर क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन डोमिनेंट है, इसलिए इसका कलर ब्लू ग्रीन आ रहा है। क्या हर ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन कलर की होती है? ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम रेड कलर होता है। क्वेश्चन आ रहा है भाई, ट्राइकोडेस्मियम इज अ रेड एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी? रंग लाल, कलर रेड होने से कोई रेड एल्गी नहीं हो जाते, सेल भी यूकैरियोटिक होना चाहिए। अरे कहो ट्राइकोडेस्मियम रेड कलर्ड ब्लू ग्रीन एल्गी है, रेड कलर्ड ब्लू ग्रीन एल्गी है। और लाल सागर, रेड सी का कलर रेड, इसी की वजह से है। कोई भी बच्चा इसको रेड टाइट नहीं कहेगा, क्योंकि रेड टाइट डाइनोफ्लैजिलेट में आए, ये रेड टाइट नहीं। हाँ, डिफरेंट फॉर्म्स। बिल्कुल, थायरॉइड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। फिर बच्चे कहेंगे कि सर ये तो प्रोकैरियोट है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कैसे? मैं कहूंगा है। फिर आप कहेंगे तो प्रोकैरियोट क्यों कह रहे हो? मैं कहूंगा कि कहूंगा क्योंकि प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट, प्रो न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, थाइलेकोइड की प्रेजेंस एक्सेप्शन है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड। ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं। आओ एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं। आओ यार, इसका आओ थोड़ा अलग दिखता है। अच्छा, यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर के लिए एग्जांपल है स्पाइरुलीना। ये वही है बेटा जिसके पास मैक्सिमम प्रोटीन है, अपने टोटल बायोमास का 70% प्रोटीन रखता है स्पाइरुलीना। टोटल बायोमास जितना एक सेल का बायोमास है उसका 70% प्रोटीन है। यही वजह है कि एससीपी में सर ने आपको इसको पढ़ाया है, सिंगल सेल प्रोटीन। इसको वाइडली ग्रो करके इसके प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और मेडिसिनल यूज तो है ही, बिस्किट्स भी बनाए जाते हैं, और उन बिस्किट्स को उन एरिया में भिजवाते हैं जहां के बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जो कुपोषण के शिकार हैं। आपके हॉस्टल में भी भिजवाएंगे बेटा। एनिमल्स को भी मंगवाए, ट्रक आ जाएगा। एनिमल्स को भी चारे में मिला के खिलाया जाता है स्पाइरुलिना, ताकि प्रोटीन डाइट मिले। दूसरा आता है बेटा कॉलोनियल, और कॉलोनियल में दोनों ही फॉर्म है, एक तो यूनिसेलुलर कॉलोनियल और एक फिलामेंटस कॉलोनियल। यूनिसेलुलर कॉलोनियल में सिंगल 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 सेल म्यूसिलेज या जिलेटिन की कवरिंग,
फिलामेंट, फिला म्यूसिलेज या जिलेटिन की कवच। अगर कई सारी सिंगल सेल ग्रुप में आ जाती है तो उसे सेलुलर कॉलोनियल कहते हैं, और कई सारे फिलामेंट ग्रुप में आते हैं तो फिलामेंटस कॉलोनियल। एक ही स्पीसीज के हैं बेटा, एक ही स्पीसीज के। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, यूनिसेलुलर कॉलोनियल का एग्जाम्पल है माइक्रोसिस्टिस। आगे चलकर आपको मैं मैक्रोसिस्टिस पढ़ाऊंगा जो ब्राउन एल्गी में आएगा। मैक्रोसिस्टिस वो 100 मीटर लॉन्ग फिलामेंट होंगे, ये यूनिसेलुलर माइक्रोसिस्टिस है। और फिलामेंटस कॉलोनियल का एग्जाम्पल है ना बीना। थर्ड फिलामेंटस, फिलामेंटस, और इसके लिए ऑसिलेटोरिया और नोस्टॉक। बेटा ये मैं ऑसिलेटोरिया का डायग्राम बना रहा हूं। एक बात बताओ यार, क्या हम फिलामेंटस को मल्टी सेलुलर कह सकते हैं क्या? किसे कहते हैं मल्टी सेलुलर? चुप हो जाओ। इधर ये है सिंगल सेल, ये है 1 by 1 सेल लीनियर, ये है ग्रुप में सेल। दूर दूर तक के बच्चे ध्यान से सुन लेना बेटा, जब सेल ग्रुप में आए और एक दूसरे पर इंटर डिपेंड कर जाए तो मल्टी सेलुलर बन जाए। केवल ग्रुप में रहना मल्टी सेलुलर नहीं कहलाता। ग्रुप में आओ और एक दूसरे से कुछ लेन देन, कुछ न्यूट्रिशनल शेयरिंग होना चाहिए, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट्स में होते हैं, कुछ कनेक्शन। आज ही पढ़ा। अगर ऐसा है तो याद रखेंगे बेटा, उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। केवल ग्रुप में रहना मल्टी सेलुलर, अरे ग्रुप में रहना तो कॉलोनियल कहलाता है। ग्रुप में रहना तो कॉलोनियल है, लेकिन ग्रुप में आकर एक दूसरे पे डिपेंड कर जाना मल्टी सेलुलर है। जैसे सिंपल एग्जांपल, हम सबके घर जहां एक जगह होते हैं उसे कॉलोनी कहते हैं। क्या सब एक दूसरे के घर खाना खाने जाते हैं? नहीं बेटा, अगर कोई जा रहा है तो केस डिफरेंट है, या तो पहले से रिश्तेदारी है या बनाना चाहता है। हाँ, ऐसे थोड़े बेटा, ऐसे थोड़े ना होता है कि किसी के भी जाता है। बेटा तुझे कैसे पता? वरना ऐसे थोड़े ना होता है किसी के भी घर में घुस जाओ लाओ खाना। नहीं नहीं बेटा, कॉलोनी में रहना, कॉलोनी कभी ओकेजनली चलता है, बार त्योहार चलता है, लेकिन ऐसे रोज नहीं चलता बेटा। कॉलोनी में रहना, कॉलोनी में रहना प्रोटेक्शन का मोड है, न्यूट्रिशनल शेयरिंग का नहीं। प्रोटेक्शन का मोड है कॉलोनी में रहना, कि यार 10-20 घर एक साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। कोई जंगली जानवर नहीं आ जाएंगे। पुराने टाइम पे यही होता था बेटा, तो कॉलोनी बना के रहते थे, प्रोटेक्शन का मोड है। लेकिन यहाँ न्यूट्रिशनल शेयरिंग नहीं है, अगर हो जाए तो उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। अब है काम की बात, इधर फिलामेंट, फिलामेंट की सेल भी एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब ये भी मल्टी सेलुलर है। लेकिन केवल मल्टी सेलुलर कह के मत छोड़ना, फिलामेंटस मल्टी सेलुलर कहना, क्योंकि जब आप फिलामेंटस कह देते हो तो ये क्लियर हो जाता है कि डिपेंडेंसी लीनियर है।
नहीं समझे? जैसे मान लो एक फिलामेंट ये रहा, बिल्कुल टच करता हुआ दूसरा फिलामेंट ये रहा। बताओ रे, क्या ये वाली सेल इस पे डिपेंड करेगी? करेगी। क्या ये वाली इस पे करेगी? अगर ऐसा कर जाती तो मैं पूरा मल्टी सेलुलर कह देता। अब तो पहुंच गया होगा। तो फिलामेंटस मतलब लीनियर डिपेंडेंसी, क्रॉस नहीं, क्रॉस नहीं। जिस दिन क्रॉस हो जाएगा उस दिन तो पूरा बन जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर मोनेरा में तो यूनिसेलुलर आते हैं। मैंने कब मना किया कि नहीं आते? मैं भी कह रहा हूं आते हैं, लेकिन मैं साथ में कह रहा हूं ओनली यूनिसेलुलर नहीं आते। मोनेरा में यूनिसेलुलर आते हैं, मोस्ट ऑफ यूनिसेलुलर आते हैं, लेकिन ओनली यूनिसेलुलर नहीं आते। फिलामेंटस भी आते हैं, ये आपको साथ में कहना है। बात पहुंची कि नहीं? ऑसिलेटोरिया का नाम आया है तो कुछ बातें साथ में हो जाए। देखिए, ऑसिलेटोरिया अपने आसपास म्यूसिलेज सेक्रीट करके रखता है, तो आसपास की सरफेस स्लिपरी हो जाती है, और इस स्लिपरी सरफेस में ये ऐसी मूवमेंट करता है, इसे ऑसिलेशन कहते हैं बेटा। अरे ये ऑसिलेशन करता है तभी तो इसका नाम ऑसिलेटोरिया है। कुछ बच्चे कह देते हैं कि सर ये ऑसिलेशन क्यों करता है? बेटा डराने के लिए। जैसे ही इसका प्रीडेटर इसके पास आता है, ये ऐसे ऐसे करके भगा देता है। फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ऐसे ऐसे करने से कौन डरेगा? अरे बेटा, ये बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, थ्रेड लाइक होता है, धागे जैसा दिखता है, तो प्रीडेटर भी वैसा ही आता है। पहुंच रहा है मेरे पास? ऐसा थोड़ी है कि इसको खाने एलिफेंट आ रहा है, नहीं, छोटा ही प्रेडेटर आता है तो डर जाता है यार। ऑसिलेटोरिया गर्म पानी के झरनों में रहता है, जहां का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैंने ये नहीं कहा कि 80 डिग्री पर ही रहेगा, 50 डिग्री पे रह लेगा, 40 पे रह लेगा, 80 तक हो जाए तो दिक्कत नहीं है ना। जो हमारे घरों पे छतों पे वाटर टैंक्स होते हैं, उनमें भी ऑसिलेटोरिया ग्रो कर जाता है। क्या वहां का टेम्परेचर 80 डिग्री है? लेकिन 80 हो जाए, 80 तक हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। जिस तरह से आपने नोस्टोक के पास एक स्पेशल सेल का नाम सुना है, हेट्रोसिस्ट, उसी तरह से ऑसिलेटोरिया के पास सेपरेशन डिस्क होती है। नाम बोलो। सेपरेशन, सेपरेशन, ये नॉन ग्रीन है। अरे जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, कौन सी कंडीशन? कुछ बच्चे कह देते हैं कि सर 80 डिग्री पे तो रह रहा है, काहे की अनफेवरेबल? अरे हर अनफेवरेबल कंडीशन क्या टेम्परेचर से ही रिप्रेजेंट होगी जरूरी है क्या? जिस वाटर बॉडी में रह रहा था उसका पानी सूख गया, ये भी तो अनफेवरेबल है। जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो फिलामेंट का सबसे पहले साथ छोड़ने वाली सेल का नाम बताओ। सेपरेशन डिस्क। अरे ये सबसे पहले मर जाती है, और जब वो नहीं रहती, जब वो, तो ये टूट जाता है। फिलामेंट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, हर एक टुकड़ा होर्मोगोनियम कहलाता है। नाम बोलो।
कैसे बनता है होर्मोगोनियम, समझ में आ रहा है? सेपरेशन डिस्क नहीं रहती तो वो टूट जाता है और उसका हर एक टुकड़ा होर्मोगोनियम कहलाता है। बाहर का माहौल अच्छा या खराब? खराब, अनफेवरेबल बेटा। अगर ऐसा है तो जब होर्मोगोनियम टूट के अलग होगा तो उस केस में थिक वॉल फॉर्म में होगा, थिक वॉल, थिक थिक। और इस तरह का थिक वॉल्ड होर्मोगोनियम होर्मोसिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या हर एक बच्चे को होर्मोगोनियम और होर्मोसिस्ट का डिफरेंस समझ में आ रहा है? होर्मोगोनियम, होर्मोसिस्ट, थिक वॉल्ड होर्मोगोनियम, होर्मोसिस्ट तब तक ऐसे रहेगा जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती। जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, हर एक होर्मोसिस्ट ग्रो करके नया ऑसिलेटोरिया बनाएगा, नया ऑसिलेटोरिया बनाएगा। याद रखेंगे आप, एक होर्मोगोनियम, दो होर्मोगोनियम, तीन होर्मोगोनियम, तीन होर्मोसिस्ट तो तीन नए ऑसिलेटोरिया, एक से तीन मल्टीप्लीकेशन हो गया, मतलब कि रिप्रोडक्शन हो गया। तो होर्मोगोनियम की हेल्प से होने वाला रिप्रोडक्शन है ऑसिलेटोरिया। ठीक, बिल्कुल, लेकिन वो ग्रुप में रहने वाले फिलामेंट। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी सेल की एक स्ट्रक्चर देखेंगे हम। सेपरेशन डिस्क नॉन ग्रीन सेल है बेटा। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक सेल तो है ही। बोर्ड पे देखेंगे आप, सबसे बाहर म्यूसिलेज, जिसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जहां पैक्टिक एसिड होता है बेटा। कौन सा एसिड? अब तक आउटर कवरिंग में मिलने वाले एसिड,
जो स्पेशलिटी है, टिकोइक एसिड किसके पास, पैक्टिक एसिड किसके पास, बीजीए के पास, माइकोलिक एसिड किसके पास, एक्टिनोमाइसिटीज के पास। आउटर कवरिंग में मिलने वाले एसिड जो उस ग्रुप की स्पेशलिटी है। टिकोइक एसिड सिर्फ ग्राम पॉजिटिव, पैक्टिक एसिड ब्लू ग्रीन है, माइकोलिक एसिड एक्टिनोमाइसिन, सेल वॉल लिपोपॉलीसैकेराइड और पेप्टिडोग्लाइकेन, सेल वॉल बिल्कुल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जैसा। यहां लिपोप्रोटीन की सेल मेम्ब्रेन है बेटा, 70s राइबोसोम्स। यहां अल्फा ग्रेन्यूल फूड स्टोरेज के लिए है, जो साइनोफाइसिन स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं, और साइनोफाइसिन स्टार्च प्रिमिटिव है, नॉर्मल स्टार्च नहीं है, ये ब्रांच्ड होती है। कैसी होती है, ब्रांच्ड। और अगर ये ब्रांच्ड है तो स्ट्रक्चरल सिमिलर टू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन अलग है, साइनोफाइसिन स्टार्च अलग है, लेकिन इस बात में एक जैसे हैं कि दोनों ब्रांच्ड है। हाँ, दोनों इस बात में एक जैसे हैं कि ब्रांच, स्ट्रक्चरल ब्रांच है। यहां जीनोफोर सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग लेमिलिसोम, गैस वैक्यूल बायोन्सी प्रोवाइड करती है। बायोन्सी का सिंपल मीनिंग है फ्लोटिंग, फ्लोट करवाती है। थाइलेकॉइड होते हैं विद पिगमेंट, थाइलेकॉइड विद पिगमेंट। अब बोर्ड पे देखो, लिखना बंद करो। सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग यू बैक्टीरिया में मीजोसोम कहा था, यहां लेमिलिसोम कहा है। इस लेमिलिसोम के ऊपर थोड़ा जोर लगाना, इस लेमिलिसोम के ऊपर पिगमेंट 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 बंच, पिगमेंट 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 बंच। क्या ये क्रोमेटोफोर है? ये लेमिलिसोम यहां से टूट के अलग होगा और थाइलेकॉइड बना रहा है। लेमिलिसोम ही टूट टूट के क्या बनाता है? थाइलेकॉइड। पिगमेंट 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 बंच, बंच बंच। एनसीईआरटी पेज नंबर 129, 129, फर्स्ट पैराग्राफ, थर्ड लाइन। ऑनलाइन स्टूडेंट भी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 129 पे पहुंचेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ, थर्ड लाइन। एनसीईआरटी वहां क्या लिख रही है पहले वो बताता हूं, और एनसीईआरटी लिखते लिखते क्या खा गई वो बताता हूं। पहले एनसीईआरटी क्या लिख रही है मैं रीड कर रहा हूं, आप सुनेंगे। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophore which contain pigment. ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है। एक्चुअली होना क्या चाहिए? In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm
called lamellibranch that carry chromatophore which contain pigment. नहीं पहुंचा। लेमिलिसोम पर क्रोमेटोफोर उसमें पिगमेंट, लेमिलिसोम पर क्रोमेटोफोर उसमें पिगमेंट, में क्रोमेटोफोर में, लेमिलिसोम पर, लेमिलिसोम पर क्रोमेटोफोर उसमें पिगमेंट। तो बेटा याद रखो, यहां इस लाइन को ऐसे समझना है। लेकिन हाँ, अगर एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन आती है, आपको सही मानना है एनसीईआरटी। So in some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called lamellibranch that carry chromatophore which contain pigment. एक बात ये भी आप बच्चे सुन लेंगे, यहां गैस वैक्यूल का होना, एनसीईआरटी के इसी पेज पे रहना, गैस वैक्यूल का होना ब्लू ग्रीन एल्गी के पास तो है ही, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास भी होता है। एनसीईआरटी में नीचे चलो, राइबोसोम मिला क्या? राइबोसोम से नीचे चलो उसी पैराग्राफ में इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी की लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये मत सोचना कि एनसीईआरटी ने पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का नाम नहीं दिया, नाम दिया है। पर्पल और ग्रीन यू बैक्टीरिया का नाम दिया है, और पर्पल सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर, ग्रीन सल्फर आपको पता है। एनसीईआरटी ने तो पर्पल और ग्रीन लिख दिया, लेकिन आप जानते हैं कि ये पर्पल सल्फर होते हैं, पर्पल नॉन सल्फर होते हैं, ग्रीन सल्फर होते हैं। ठीक, दो क्वेश्चन यहां पर अभी रिटेन है जो आपको सेल बायो में सर बताएंगे। गैस वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंडेड है या नहीं है, सर बताएंगे। गैस वैक्यूल को इंक्लूजन बॉडी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, सर बताएंगे। मैंने तो बस इतना कह दिया कि गैस वैक्यूल बायोन्सी प्रोवाइड करती है, गैस वैक्यूल यहां पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के पास भी होती है। बाकी सेल बायो का पार्ट है जो सर वहां आपसे डिस्कस करेंगे जब राइबोसोम पढ़ाएंगे। मैं आप बच्चों को क्लियर कर देता हूं कि मैंने आपको सेल बायो में से पत्ता 127 पे बिल्कुल एंड में चलो वहां से पढ़ाना शुरू किया है, जिसमें अभी माइकोप्लाज्मा पढ़ना बाकी है हमारा, पढ़ेंगे हम। पत्ता 128 हम पूरा पढ़ चुके हैं। पत्ता 129 पे राइबोसोम से ऊपर ऊपर तक आधा पत्ता हमारा है और आधा पत्ता सेल बायो वालों का है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको तो कोई चिंता नहीं, आपके लिए तो एनसीईआरटी हो रही है। इस बार जब माइनर होगा तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एनसीईआरटी से ही दूं, लेकिन मेरी पूरी बात सुनेंगे। लेकिन एनसीईआरटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप डाइवर्सिटी के वो 3 चैप्टर पढ़ के जाएंगे, सेल बायो से भी पढ़ेंगे। अगर बैक्टीरिया का नाम माइक्रोब्स के वाले में एनसीईआरटी में है तो वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से आ रहा है। नहीं तो फिर आप कैसे कह देते हो कि ये तो एक्स्ट्रा है तो एनसीईआरटी से ही ना सब। बस हाँ, मैं मानता हूं कि मॉड्यूल में कुछ चीजें एनसीईआरटी को एलोबरेट करके लिखी हुई है। नहीं बेटा, चलो ठीक है, सारी लिखी है, लेकिन सारी एनसीईआरटी को समझने के लिए जरूरी तो है ना बेटा। तो मुझे अच्छा ठीक, ये भी बात सही है, मुझे समझाने के लिए भी तो एलोबरेट करना पड़ेगा ना। किसी चीज को समझने के लिए उसके आसपास की चीजें जानना जरूरी होता है ना बेटा। तो समझो बेटा, समझो।
डायरेक्ट डायरेक्ट अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो रटोगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे तो रटोगे रटोगे, रट के पढ़ोगे, लेकिन समझ के पढ़ोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। सीधी बात है मेरे पास। हाँ, कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा है, मैं खुद मानता हूं, लेकिन वो एक्स्ट्रा मटेरियल भी जरूरी है बेटा, क्योंकि थोड़ा सा एलोब्रेट करना पड़ेगा। और आप जैसे अच्छे बच्चे छांट छांट के नहीं पढ़ते। एनसीईआरटी लास्ट में पढ़ना, एनसीईआरटी मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन पहले ये पढ़ना है जो बताया जा रहा है। इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी टिप्स पे आ जाएगी। डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 3 बार पढ़नी पड़ेगी, रटना पड़ेगा। समझो बेटा। अब मैंने भी ये विचार किया है कि मैं एनसीईआरटी से एक बार आपको पूरा कंप्लीट दूंगा, फिर अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया सोच लेना बेटा, फिर सोच लेना कि क्या होगा। सोचना पड़ेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ब्लू ग्रीन एल्गी की। ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक, या कह दीजिए फ्री लिविंग, दोनों तरह से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग में नो स्टॉक एना बेटा, एसिम्बायोटिक के अंदर नो स्टॉक एना और ओलो सीरा। राजस्थान में तो खाने की चीज होती है सीरा, हलवा टाइप बनता है सीरा। नो स्टॉक एनाबीना, अब इधर इधर, अब नो स्टॉक एनाबीना सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक दोनों तरह से नाइट्रोजन फिक्स करती है। मैंने कहा नो स्टॉक एनाबीना सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक किसके साथ अभी नहीं लिखा, अब लिखेंगे। थैलस ऑफ एंथोसिरोस, लीव्स ऑफ एजोला, कोरोनोइड रूट ऑफ साइकस। क्या एंथोसिरोस ब्रायोफाइटा है, एजोला टेरिडोफाइटा है, साइकस जिम्नोस्पर्म है? मैंने लिखा नहीं, लेकिन गुनेरा ट्राइफोलियम भी होता है जो एंजियोस्पर्म है। अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट आता है तो सही मानेंगे आप कि ब्लू ग्रीन एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एनजीओ सबके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है। ब्रायो टेरिडो जिम्नो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है। इन 3 में से आपके लिए तो 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लीव्स ऑफ एजोला और कोरोनोइड रूट ऑफ साइकस, जो मॉड्यूल में लिखे हैं। याद रखेंगे, एंथोसिरोस के साथ नो स्टॉक आती है, एजोला के साथ एनाबीना आती है, और साइकस के साथ नो स्टॉक एनाबीना दोनों आती है। ठीक। एक बार क्वेश्चन पूछा गया
कि राइस फील्ड में साथ में एजोला ग्रो कर रहा है, राइस की यील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? अराउंड 50% यील्ड बढ़ जाती है। ऐसा क्या करता है एजोला? जो एक्वेटिक फर्न होती है एजोला, जिसे आप बच्चे मॉस्किटो फर्न के नाम से भी पुकारते हैं, छोटा छोटा होता है, फ्लोट करता रहता है। इसकी पत्तियों में एनाबीना रहती है। कौन रहती है? एनाबीना नाइट्रोजन फिक्स करती है एजोला की पत्तियों में। किसके लिए? एजोला के लिए। अरे जिसके पास रह रही है उसी के लिए नाइट्रोजन फिक्स करेगी यार। फिर राइस को क्या फायदा? जब एजोला की पत्तियों में एनाबीना नाइट्रोजन फिक्स करता है तो एजोला की लीव्स नाइट्रोजिनस रिच हो जाती है, पूरा प्लांट नाइट्रोजिनस रिच हो जाता है। पत्तियां टूट रही है, प्लांट टूट रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, सॉइल में नाइट्रोजन जा रही है, एजोला मर के नाइट्रोजन दे रहा है। तभी तो आपके एनसीईआरटी ने एजोला को बायो फर्टिलाइजर कहा। एनसीईआरटी ने एजोला को बायो फर्टिलाइजर के नाम से पुकारा है। कोरोलॉइड रूट किसे कहते हैं? क्या होती है कोरोलॉइड रूट? साइकस सॉलिड अनब्रांच्ड है, पाइनस ब्रांच्ड होता है, देवदार ब्रांच्ड होता है, सड्रस सड्रस ब्रांच्ड होता है, लेकिन साइकस अनब्रांच्ड है। मैंने 3 एग्जांपल बोले क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है। साइकस अनब्रांच्ड, पाइनस सेड्रस ब्रांच्ड। बेटा इसके एक्सट्रीम टिप पर पत्तियां आती है, और जब पत्तियां ऊपर ये बढ़ता जाता है तो नीचे वाली पत्तियां गिरती जाती, ऊपर नहीं आती जाती है। इसके पास मेन रूट डीप जाती है जिसे टैप रूट कहते हैं, और इसके अलावा भी हॉरिजॉन्टल रूट्स हुआ करती है, और जो हॉरिजॉन्टल रूट होती है उसे कोरोलॉइड रूट के नाम से पुकारते हैं। बताओ क्या ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है ना नेगेटिव जियोट्रॉपिक है? एपोजियोट्रॉपिक है। जहां भी बायोलॉजी में एपो शब्द आता है उसका मतलब विदाउट होता है। एपो मीन्स विदाउट, एपोमिक्सिस विदाउट मिक्सिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कहते हैं। एपोजियोट्रॉपिक विदाउट जियोट्रॉपिस, और इस कोरोलॉइड रूट के अंदर नो स्टॉक और एनाबीना दोनों रह रहे हैं, लेकिन एक बार में एक ही रहेगा। जिस साइकस में नो स्टॉक उसमें नो स्टॉक, और जिसमें एनाबीना उसमें एनाबीना। पैडी फील्ड में अगर फ्री लिविंग फॉर्म में कोई सबसे ज्यादा रहता है तो वो होलोसीरा है। फ्री लिविंग। साथ में ये भी कह देना कि ऑसिलेटोरिया कैन ऑल्सो फिक्स नाइट्रोजन। कैन कर सकता है। 2 बातें, करता ही है और कर सकता है। करता ही है उसका रूटीन है, कर सकता है कभी कभार। क्वेश्चन आ रहा है, 4 ऑप्शन में से एक आपका आंसर होगा, ऑप्शन 4 बोले जाएंगे। पैडी फील्ड में, राइस फील्ड में सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है ओलोसीरा, ऑसिलेटोरिया, एजोला, एनाबीना। एनाबीना। एजोला नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता बेटा, एनाबीना करती है। बात पहुंच रही बेटा? जानबूझ के एग्जामिनर एजोला पहले रखेगा ऑप्शन पहले, क्योंकि बच्चे तो एजोला पे अटक जाते हैं।
इन सब में से आपके एनसीईआरटी ने नो स्टॉक का डायग्राम दिया है और नो स्टॉक के अंदर एक स्पेशल सेल की बात हो रही है, हेट्रोसिस्ट। तो हम भी देखते हैं क्या होती है हेट्रोसिस्ट, समझते हैं। है बेटा, क्यों जल्दी क्यों छोड़ना है आज? कौन है बाबू? इसने नाम रखा है बाबू? अच्छा, एएस सर है बाबू? गजब, बहुत बढ़िया बेटा। ये बाबू कल मैंने उधर भी सुना था। चलिए, फेमस चल रहा है बाबू। ये कौन है आओ? अरे ये रहा नो स्टॉक। म्यूसिलेज कवर्ड है। ये सारी नॉर्मल फोटोसिंथेटिक सेल है। ये रही मॉडिफाई हेट्रोसिस्ट। ये भी कभी नॉर्मल फोटोसिंथेटिक सेल ही थी, लेकिन मॉडिफाई होकर हेट्रोसिस्ट बनी। जब पहली बार फिलामेंट बनता है तो ये नॉर्मल फोटोसिंथेटिक सेल ही होती है, मॉडिफाई होकर हेट्रोसिस्ट बनती है बेटा। ये नॉर्मल सेल से अलग है, क्योंकि बाकी की सेल थिन वॉल, ये थिक वॉल, बाकी ग्रीन, ये नॉन ग्रीन, बाकी फोटोसिंथेटिक, ये नॉन फोटोसिंथेटिक। इसके पास एक स्पेशल जीन होता है जिसे निफ जीन कहते हैं। वैसे निफ जीन होता हर एक सेल के पास है, लेकिन एक्टिव तो यहीं पर है, क्योंकि ये इसे एक्टिव कर सकती है। क्या होता है निफ? नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर। ये ए और बी, क्या आप जानते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम की दो सब यूनिट होती है? उसके नाम में नहीं लिख रहा, ए और बी लिख रहा हूं। नाम आप पढ़ चुके प्लांट फिजियो में। ए और बी सब यूनिट्स ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और जब दोनों फ्यूज होती है तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनता है। लेकिन इस एंजाइम को बनाने के लिए ऑक्सीजन डेफिशिएंसी चाहिए। बताओ, क्या ये सेल हेट्रोसिस्ट ऑक्सीजन डेफिशिएंसी मेंटेन कर सकती है? कर सकती है, क्योंकि इसके पास PS2 नहीं होता। H2O फोटोलाइसिस, ऑक्सीजन एवोल्यूशन नहीं होता। तो ये ऑक्सीजन डेफिशिएंसी मेंटेन कर सकती है और नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनेगा
और नाइट्रोजिनेज एंजाइम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिड्यूस करके अमोनिया में कन्वर्ट करता है, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनो। जब पहली बार हेट्रोसिस तैयार होती है तो नॉन ग्रीन है, खाना नहीं बना सकती, तो आसपास वाली सेल इसके पास फूड भिजवाती है। मैंने प्रूव कर दिया कि आसपास की सेल के साथ कनेक्शन है। लेकिन जब यह मैच्योर होकर बुढ़ापे की तरफ जाती है, आसपास वाले कनेक्शन तोड़ लेते हैं, प्लग हो जाता है। और जब कनेक्शन प्लग हो जाता है तो उस केस में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में जाकर ये मर जाती है। और जब ये मर जाती है तो वो टूट जाता है, फिलामेंट। और अगर ऐसा होगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। कहो ये मर के भी कुछ अच्छा कर गई, फिलामेंट को मल्टीप्लाई कर जाती है। लेकिन साथ में मैं कहूंगा हेट्रोसिस्ट का प्राइमरी फंक्शन नाइट्रोजन फिक्सेशन है, फ्रेगमेंटेशन नहीं। हेट्रोसिस्ट का बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हुआ है, फ्रेगमेंटेशन के लिए है। क्या राइजोबियम बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्स करता है? और नाइट्रोजन फिक्स किसके साथ रहकर करता है? रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट। तो क्या इसके पास भी निफ है? तो ये भी तो ए और बी बनाएगा, और ए और बी आपस में फ्यूज होकर यहां भी नाइट्रोजनेस बनेगा। क्या इसको बनाने के लिए ऑक्सीजन डेफिशिएंसी चाहिए? और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्या अकेला राइजोबियम मेंटेन कर पाएगा? नहीं। राइजोबियम अकेला रह सकता है, लेकिन अकेला रहकर नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये अकेला लैग हीमोग्लोबिन नहीं बना सकता। लैग हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए एक तरफ से हीम और एक तरफ से ग्लोबिन, तब बनता है लैग हीमोग्लोबिन। एक तरफ से हीम, एक तरफ से ग्लोबिन। कुछ बच्चे पूछ लेते हैं सर लैग कहां से आएगा? अरे लैग तो लेग्यूमिनस का है, तो लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। और आपके एनसीईआरटी इसको ऑक्सीजन स्कैवेंजर के नाम से पुकारती है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर इसलिए कहा क्योंकि ये आने वाली ऑक्सीजन को खुला नहीं छोड़ता, उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि जब वो खुली रहती है तो किसी और से रिएक्ट कर जाती है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, है ना बेटा? अरे लेग हीमोग्लोबिन का कलर बताएंगे आप, लेकिन अगर पिंक ऑप्शन में ना है, गजब। तो यहां पर या तो आप गुलाबी और ना मिले तो लाल कर दो, हो गया बेटा। तो लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। यहां एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिड्यूस करके अमोनिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। तो इस तरह से कंप्लीट नाइट्रोजन फिक्सेशन और अब रिप्रोडक्शन इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन के तीनों ही मोड होते हैं। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन।
अभी भी बेटा मोनेरा है, यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यहां पर बाइनरी फिजन होगा और साथ के साथ फ्रेगमेंटेशन होगा। बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन। लेकिन जैसे ही मैंने वेजिटेटिव में बाइनरी फिजन लिखा, आप बच्चों के मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब यू बैक्टीरिया पढ़ा रहे थे तो बाइनरी फिजन को आपने एसेक्सुअल में लिखा था, और आज जब पढ़ा रहे हो तो इसको आप वेजिटेटिव कह रहे हो। ये चक्कर क्या है? बाइनरी फिजन होता क्या है? सच में हमें करना क्या है बेटा? बाइनरी फिशन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन सच में देखा जाए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है। बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव ही है। लेकिन बताओ, क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट बनता है? फ्यूजन होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखेंगे। और आज ही याद रखना, जहां कहीं भी आगे दूर दूर तक चल के जहां जहां यूनिसेलुलर, वहां वहां बाइनरी फिजन। जहां कहीं भी कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिल जाए, कह देना कुछ करे ना करे बाइनरी फिजन करेगा। जहां जहां फिलामेंटस, वहां वहां फ्रेगमेंटेशन। कुछ हो ना हो, ये तो होगा ही। तो एग्जाम्पल अपने आप ही समझ में आ गए कि स्पाइरुलिना तो यहां पर आएगा और नोस्टॉक ऑसिलेटोरिया यहां आएगा। क्या कहते हो? सच है? सही है? यही है। एसेक्सुअल के अंदर अकाइनेट फॉर्मेशन होता है। किसे कहते हैं अकाइनेट्स? सबसे पहली बात, अकाइनेट का बनना नोस्टॉक में हो रहा है। कैसे? आओ देखते हैं। ये रहा नोस्टॉक का फिलामेंट। यहां देखेंगे, ड्यूरिंग सडन अनफेवरेबल कंडीशन, जब एकदम अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, जैसे किसी ने इसके फिलामेंट को पानी से निकाल के बाहर फेंक दिया, सडन ड्राइनेस, और जब ऐसी कंडीशन आती है तो ईच वेजिटेटिव सेल ऑफ नोस्टॉक form thick wall around itself, form thick wall around itself, अकाइनेट कहलाती है। देखो बेटा, एल्गी में और ऑल एल्गी में कई तरह के स्पोर बनते हैं। जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, अकाइनेट, हाइप्नोस्पोर, कई तरह के स्पोर हैं। लेकिन सबके बनने का तरीका और कंडीशन अलग अलग है। ब्लू ग्रीन एल्गी अकाइनेट बना रही है, ग्रीन एल्गी भी बनाएगी, लेकिन अकाइनेट बनने का तरीका और कंडीशन दोनों में एक ही होगी। एप्लेनोस्पोर अलग तरह से बनेंगे, जूस्पोर अलग कंडीशन में बनेंगे, सबका अलग अलग है। तभी तो नाम अलग अलग हुआ, वरना तो सारे है तो स्पोर ही। अरे पहुंचा कि नहीं? अगर आपसे कोई पूछे कि अकाइनेट कब बनती है, कहो सडन अनफेवरेबल कंडीशन। During sudden unfavorable condition, each vegetative cell form thick wall around itself, क्या कहलाती है? अकाइनेट। सब टूट टूट के अलग हो जाती है, और जब सब टूट टूट के अलग हो जाएगी तो ऐसे ही पड़ी रहेगी जब तक कि फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, नया नो स्टॉक बनाएगी। मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन मतलब कि रिप्रोडक्शन।
बहुत इंपॉर्टेंट बात, ब्लू ग्रीन एल्गी की जिंदगी में कहीं भी कभी भी ऐसी स्टेज, ऐसा पल नहीं आता जहां कहीं भी सीलिया और फ्लैजिला होता हो, नहीं होता। ब्लू ग्रीन एल्गी की किसी भी मेंबर में, किसी भी स्टेज में, जिंदगी के किसी भी स्टेज में सीलिया और फ्लैजिला नहीं होते। सीलिया और फ्लैजिला का नहीं होना मैच करता है रेड एल्गी से। रेड एल्गी की लाइफ में भी कभी भी कहीं भी सीलिया फ्लैजिला नहीं होंगे। कह दिया, बस कह दिया। क्वेश्चन आ रहा है, non-motile gametes are present in blue-green algae, red algae, both. ब्लू-ग्रीन एल्गी मोनेरा है, गैमेट नहीं बनाती। अगर क्वेश्चन होता नॉन मोटाइल स्टेज प्रेजेंट इन बोथ, नॉन मोटाइल स्पोर बोथ, नॉन मोटाइल गैमेट सिर्फ रेड एल्गी, दोनों नहीं, दोनों नहीं। तो इस तरह से यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी कंप्लीट है बेटा। इसमें कुछ यूजफुल, कुछ हार्मफुल एक्टिविटी मॉड्यूल में गिवन है आपके पास आगे। वाटर ब्लूम इसका एक हार्मफुल एक्टिविटी है। हाँ, वेजिटेटिव को एसेक्सुअल में पढ़ा जा सकता है, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बाइनरी फिशन क्या है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, आप कहो वेजिटेटिव। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी को तो छोड़ दो, मैं हायर प्लांट की बात करता हूं। हायर प्लांट, हायर प्लांट, ये रही प्लांट की बॉडी। उसमें दो तरह की सेल है, वेजिटेटिव सेल और जर्मिनल सेल। अगर वेजिटेटिव सेल से कोई भी नई स्ट्रक्चर बनती है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जर्मिनल सेल गैमेट बनाते हैं, राइट बेटा। अगर गैमेट का फ्यूजन हो गया तो सेक्सुअल, और बिना फ्यूज हुए गैमेट नया बन गया तो एसेक्सुअल। अगर मैं आपसे कभी कहूं, बेटा मैं ब्लू ग्रीन एल्गी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आगे की बात कर रहा हूं, मैं कभी आपसे ऐसा कहूं तो क्या सही होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते हैं, बनते हैं, लेकिन फ्यूज नहीं होते। ठीक है, तो बॉडी के कोई भी सेल अगर टूट के अलग होती है तो वेजिटेटिव ही होता है। बाइनरी फिशन देखो वेजिटेटिव है, फ्रेगमेंटेशन देखो टूट के तो अलग हुआ ना बॉडी से। हाँ, पर डिफरेंशिएट यहां अच्छे से कर पाओगे आप। आपको अगर एल्गी के लिए याद रखना है तो इतना याद रखो, बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव, और कोई भी स्पोर बने एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में स्पोर बनते हैं। फंजाई में भी, थैलोफाइटा में यही है यार। थैलोफाइटा मतलब एल्गी फंजाई दोनों आ जाते हैं, बैक्टीरिया भी आ जाता है। ठीक, कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए अब आगे चलते हैं। यूजफुल एक्टिविटीज मॉड्यूल में गिवन है ना। पहला, ये अल्कलाइन सॉइल को न्यूट्रल कर देती है एसिडिक केमिकल सिक्रीट करके, ये बात मैंने आपको इकोलॉजी में बोली है। दूसरा, ग्रीन मैन्योर की फॉर्म में, हरे खाद की फॉर्म में यूज होते हैं। तीसरा बेटा, जिस वाटर बॉडी के अंदर ऑसिलेटोरिया रहता है वहां मॉस्किटो नहीं आते।
क्योंकि ये अपने आसपास कुछ ऐसा छोड़ता रहता है जिससे कि मॉस्किटो ग्रो ही नहीं कर पाता। एमएन सेल प्रोटीन रिच होते हैं, तो ये भी एक यहाँ पर वो तो खा जाती है बेटा, ये केमिकल रिलीज कर। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी हमारे बीच आओ, माइकोप्लाज्मा। आज हम मोनेरा को कंप्लीट करके चलेंगे। हाँ हाँ, 9 बजे से ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 9 बजे से ज्यादा एलटी भी नहीं चलेगा। नहीं होगा बेटा, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? कल भी हो गया था। और वो मैस वाले अंकल से बोल के आया कर बेटा, तू आंटी है, अच्छा बोल के आया कर कि तेरे लिए जैसे खाना बने सबसे पहले साइड में निकाल दे, कि मेरा खाना अलग रख देना, बाकी सब खा लेंगे फिर उस हिसाब से। कूद जाते हैं भर भर के रूम में, फिर बाहर में खाते रहते हैं क्या? ऐसे भी क्या करना है यार। माइकोप्लाज्मा 2 तरह का होता है, पीपीएलओ, एमएलओ। पीपीएलओ बोले तो प्लूरो निमोनिया, नोकार्ड, साइंटिस्ट का नाम। नोकार्ड ने कहा कि कैटल्स के प्लूरल फ्लूइड में प्लूरोनिमोनिया नाम की बीमारी करता है माइकोप्लाज्मा, और जो प्लूरोनिमोनिया करता है उसी को पीपीएलओ कहते हैं। सीधी बात, जो एनिमल को डिजीज करता है वो पीपीएलओ कहलाता है, क्योंकि निमोनिया प्लांट को नहीं होता। एमएलओ, माइकोप्लाज्मा या मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म, डॉई साइंटिस्ट का नाम है, डॉई, DOI। सनफ्लावर के फ्लोएम पेरेन्काइमा से एक पैथोजन को एक्सट्रैक्ट किया था, जो कि यहां एस्टर येलो डिजीज कोज कर रहा था, जिसे नाम दिया एमएलओ। सीधी बात है, जो प्लांट को डिजीज करता है वो एमएलओ है, और जो एनिमल को करता है वो पीपीएलओ है। इसको मैंने मॉलिक्यूट कहा है। मॉलिक्यूट 2 शब्दों से मिलके बना है, मॉलिस और क्यूटीस। बेटा मॉलिस सॉफ्ट को कहते हैं और क्यूटीस स्किन को कहते हैं। जिसकी स्किन सॉफ्ट है वो मॉलिक्यूट है। हमारा माइकोप्लाज्मा भी क्यूट है, क्योंकि इसके पास सॉफ्ट सेल है, क्योंकि सेल वॉल नहीं है। अगर सेल वॉल नहीं है तो इसका शेप भी डिसाइडेड, कभी कैसा कभी कैसा। प्लियोमॉर्फिक है, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। इसके पास सेल वॉल तो नहीं है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन है, और वो भी कैसी, ट्राइलेयर्ड, ट्राइलेयर्ड, ट्राइलेयर्ड। बेटा
ये ऐसी सबसे छोटी सेल है जिसके पास अपना डीएनए अपना आरएनए दोनों होता है। अपना डीएनए अपना डीएनए कैसा लिखा है आपके पास? डीएस सर्कुलर। आरएनए कैसा लिखा है? एसएस। मोस्टली आरएनए एसएस ही होते हैं बेटा। यहां याद रखेंगे, इन पर उन एंटीबायोटिक का असर नहीं होता जो सेल वॉल को तोड़ती है या बनने से रोकती है। पेनिसिलिन क्या करती है? पेनिसिलिन बनने से रोकती है। क्या मोड ऑफ एक्शन है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। गजब, कुछ कर गुजरोगे। यहां टेट्रासाइक्लिन और क्लोर एम्फिनिकोल, क्लोर एम्फिनिकोल इन एंटीबायोटिक का असर होता है क्योंकि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यहां फैकल्टेटिव एनारोबिक है। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, यहां पर ये सेप्रोट्रॉफ और पैरासाइट दोनों तरह से रह सकते हैं। मोस्टली सेप्रोट्रॉफ है। रिप्रोडक्शन की जब बातें होंगी तो कह देना जहां जहां यूनिसेलुलर वहां वहां बाइनरी फिजन तो होता ही है। एलिमेंट्री बॉडी भी बनती है। क्या होती है ये एलिमेंट्री बॉडी? किसे कहते हैं एलिमेंट्री बॉडी? ध्यान दो, ये रहा माइकोप्लाज्मा, ये रहा इसका डीएनए। एक बार में समझ जाना, इधर देखो। माइकोप्लाज्मा अपने डीएनए को फेवरेबल कंडीशन में रेप्लिकेट करके नई रेप्लिका बनाता है। रैप्ली रैप्ली कई सारी रेप्लिका तैयार होती है तो उनके ऊपर नई सेल मेम्ब्रेन, नई सेल मेम्ब्रेन, नई सेल मेम्ब्रेन, सराउंडिंग साइटोप्लाज्म को लेकर न्यू सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। अंदर जितनी भी बॉडीज बनी है उनको किस नाम से पुकारते हैं? एलिमेंट्री बॉडी। एलिमेंट्री बॉडी बेटा, हर एक एलिमेंट्री बॉडी धीरे धीरे माइकोप्लाज्मा की तरह बिहेव करती है। पुरानी सेल टूट जाती है और बहुत सारे नए माइकोप्लाज्मा निकल के बाहर आते हैं। पुरानी सेल टूट जाती है और बहुत सारे नए माइकोप्लाज्मा निकल के बाहर आ जाते हैं, तो न्यू माइकोप्लाज्मा डेवलप हो गया। डिजीज वैसे तो दो जो इंपॉर्टेंट है मैंने बोर्ड पे लिख दिया, एस्टर येलो और प्लूरोनिमोनिया। और अब आखिरी पार्ट है आर्कीबैक्टीरिया। बेटा सिर्फ 9:30 चलेंगे अपन, चिंता की कोई बात नहीं। बेटा ऐसे करोगे तो फिर चक्कर पड़ता है सिलेबस में, समझो बेटा बात। हाँ फिर आप अगर आप कहें तो फिर ज्यादा चीजें मॉड्यूल में मार्क करने लग जाएं बोर्ड पे लिखने के। वेरी गुड बेटा। ये हटा दूं? आराम से बेटा, आराम से, कोई दिक्कत। बन गई बेटा? कोई दिक्कत नहीं, और बना ले। अच्छा, एक बार और बना ले। ऐसा माना जाता है कि हमारी अर्थ पे सबसे पहले अगर कोई लिविंग आया, आर्कीबैक्टीरिया।
और जब पहली बार हमारी अर्थ बनी थी तो यहाँ का एनवायरमेंट बहुत हार्श, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत कम पीएच। आज भी वैसी ही कंडीशन में रह रहा है, बहुत पुराना, आज भी वैसा। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है, अरे बहुत पुराना, आज भी वैसा। लिविंग फॉसिल कहते हैं ना, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल के नाम से पुकारते हैं आर्कियोबैक्टीरिया को। मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट सुने, उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। आर्कियोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट, तो जो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है वो है, बार बार क्या कहें, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए, बार बार क्या कहें, 70s राइबोसोम है। अब तो वो कहो जो अलग है। और शुरुआत करते हैं सेलर वॉलर। यू बैक्टीरिया के पास पेप्टिडोग्लाइकेन होता है और आर्की बैक्टीरिया के पास कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होते हैं। यहां सेल मेम्ब्रेन भी अलग है बेटा। वैसे तो चाहे यू बैक्टीरिया चाहे आर्की बैक्टीरिया, सबके पास लिपोप्रोटीन ही हुआ करता है, लेकिन यहां का जो लिपोप्रोटीन है ये सिंपल चेन है और आर्की बैक्टीरिया में ब्रांच्ड चेन है, कॉम्प्लेक्स है। ये मोस्टली ऑब्लिगेट एनारोबिक होते हैं। 16S rRNA सीक्वेंस डिफरेंट फ्रॉम अदर या कह दीजिए प्रोकैरियोट्स। यहां पर प्रेजेंस ऑफ कोर हिस्टोन प्रोटीन, प्रेजेंस ऑफ कोर हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का होना आर्की बैक्टीरिया के पास और यू बैक्टीरिया के पास, ओ सॉरी यूकैरियोट्स के पास बात हुई थी अपनी। मैं मानता हूं कि सारे आर्की बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, लेकिन कुछ एक एग्जांपल जैसे मेथिनोकोकस वहां पर तो है, और है तो आर्की बैक्टीरिया में माना जाएगा। आर्की बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं, मिथेनोजन, हेलोफिल और थर्मोएसिडोफिल। मिथेनोजन ये मार्शी एरिया में मीथेन बनाते हैं, काउडंग या फिर कह दीजिए बायोगैस प्रोडक्शन। 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर एक बच्चे ने पढ़े भी हैं और आने चाहिए, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोमाइक्रोबियम। आपने माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोमाइक्रोबियम। साथ के साथ ये कैटल रूमेन में भी होते हैं बेटा। ये यहां सेलुलोज से मीथेन बना रहे हैं, यहां CO2 से मीथेन बनाते हैं। और इसके लिए एग्जांपल रूमेनोकोकस, एक तरह का सिम्बायोसिस है। दूसरा आता है हेलोफिल, और हेलोफिल्स आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट करके रखते हैं। ये डायरेक्ट सनलाइट से एटीपी बनाना जानते हैं,
डायरेक्ट सनलाइट से एटीपी, लेकिन ऑटोट्रॉफ नहीं कहते इनको। क्यों नहीं कहते? आओ आज थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं प्लांट सेल और हेलोफिल के बीच में। आप तो ये जानते हैं, आपने पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस की, प्लांट में पिगमेंट लाइट ट्रैप करते हैं और उसकी जो एनर्जी बनती है उससे फिर फूड बनाते हैं। लाइट से एनर्जी बनना लाइट रिएक्शन है और एनर्जी से फूड बनना डार्क रिएक्शन। कार्बोहाइड्रेट एज अ फूड तैयार किया जा रहा है। जब इसको बनाते हैं तो रेस्पिरेशन में बर्न करके एटीपी बनाते हैं और इन एटीपी से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को चलाते हैं। इन एटीपी से मेटाबॉलिक, यानी कि पहले फूड बनाओ फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलाओ। लेकिन हेलोफिल्स के पास बैक्टीरियोरोडोप्सिन है। आप जानते हैं कि इसकी आउटर वॉल में बैक्टीरियोरोडोप्सिन है, ये नाम आपने इकोलॉजी में सुन लिया था। ये लाइट से डायरेक्ट एटीपी बना देता है और यहीं से मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या बताओ, इसने अपना फूड बनाया क्या? नहीं। और जब फूड नहीं बनाया तो ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसे ऑटोट्रॉफ नहीं कहते जब तक फूड नहीं बनता है। वैसे तो इसका एक्चुअल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन सराउंडिंग केमिकल है, लाइट से एटीपी का बनना एक्स्ट्रा बेनिफिट है। आखिरी आर्किबैक्टीरिया आता है थर्मोएसिडोफिल्स। नाम से पता लग रहा है कि ये थर्मो है, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे रहता है। ये एसिडो है, मतलब कि एसिडिक पीएच पे रहता है। हाई टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, pH 2 तक। pH 2 पे ही रहेगा ऐसा नहीं है। मोर देन 100 डिग्री होना, आप तो जानते हैं डीप ओशियन हाइड्रोथर्मल वेंट, और यहां पर ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहकर अपनी एनर्जी ले रहा है, डीप ओशन में रह रहा है। बेटा ये सल्फर रिच एनवायरनमेंट में भी रहता है और सल्फर रिच एनवायरनमेंट में सल्फर को वाटर से रिएक्ट करवा के H2SO4 बनाता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसका मतलब ये ऑब्लिगेट एनारोबिक नहीं है, फैकल्टेटिव है। तभी तो मैंने अभी अभी लिखा था मोस्टली ऑब्लिगेट एनारोबिक। बात सही। डीप ओशन में अगर रहते हैं तो भयंकर प्रेशर भी झेलना पड़ता है, हाई प्रेशर को टॉलरेट करके रखते हैं, और जो हाई प्रेशर झेलता है वो बैरोफिलिक कहलाता है। जो हाई प्रेशर को झेलता है वो बैरोफिलिक कहलाता है। जल्दी एक बात बताओ, क्या हाई टेम्परेचर का होना मोर देन 100 डिग्री सिर्फ डीप ओशन में है कि हिमालय रीजन में भी है? हिमालय रीजन में भी होता है। वहां भी आपको टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, जैसे शायद मैंने पहले कहा हो आपसे, कुल्लू के पास मणिकरण, वहां भी टेम्परेचर ज्यादा है। वहां जो गुरुद्वारे में लंगर बनता है उसके राइस वहीं पक जाते हैं। तो ऐसी जगह पर रह रहा है थर्मोएसिडोफिल्स। तो इस तरह से आज मोनेरा हमारे बीच। 4 कदम चलना था, 1 कदम चल चुके, मतलब 4 किंगडम पढ़ना है हमें। 5वां तो आप पढ़ ही चुके हैं, एनिमेलिया। 1 हमने पढ़ लिया जो सबसे बड़ा पार्ट था, और अब प्रोटिस्टा में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, माइकोटा में नहीं लगेगा, प्लांटी में लगेगा। तो बाकी की चर्चा अगले एपिसोड में। थैंक यू बेटा।